गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 हिंदी क्लास 10th का आपका आत्मकथन जो चैप्टर है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे ये चैप्टर आपका एकदम पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आत्मकथन कविता के कवि का नाम क्या है? तो देव नहीं है, सूरदास पहले चैप्टर का है जो कि पद का है, तुलसीदास दूसरे चैप्टर का है जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का है, जयशंकर प्रसाद आत्मकथा के लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं? रोना चाहते हैं? नहीं। खुश रहना चाहते हैं? नहीं। हंसना चाहते हैं? नहीं। दूसरे की आत्मकथा सुनना चाहते हैं। तो ये उन्होंने बताया, ये तो वो करना ही है, ये तो मैंडेटरी है, बट वो दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं, ये उन्होंने लिखा है अपनी पोएम में, तो उसको अपने पोएम के अनुसार बताना है। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? जीवन गाथा, कहानियाँ, कविता, गीत। तो ये आत्मकथा से रिलेटेड तो जीवन गाथा ही उन्होंने लिखी है। कवि ने मधुप किसे कहा है? तो मधुप उन्होंने मन को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? तो गागर रीति से सुखों से खाली जीवन उनका तात्पर्य है। देन ये आपका पैसेज का एक पैराग्राफ है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। मधुप को किसका प्रतीक माना गया है? तो मधुप को मानव मन का प्रतीक माना गया, यानी अभी हमने डिस्कस करा ना, मन को कहते हैं। पत्तियों के मुरझाने से क्या तात्पर्य है? तो आप लिखेंगे, मुरझाई हुई पत्तियां जीवन में आने वाली निराशा, कष्ट, दुख तथा जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। पत्तियों के मुरझाने से तात्पर्य कवि के अभावपूर्ण जीवन में आने वाली कष्टों से है, जिससे उनका जीवन नीरस हो गया है। तीसरा प्रश्न है, कविता में मधुप किसे कहा गया है? मन को कहा गया है। वह गुनगुना कर क्या कह रहा है? तो मन हमारा गुनगुना कर यही कह रहा है। कविता में मधुप कवि के अंतर मन या मन को की आवाज़ को कहा गया है, और वह गुनगुनाकर कवि के जीवन में आए दुखों के विषय में कह रहा है। फिर चौथा प्रश्न है, गागर रीति से क्या तात्पर्य है? तो गागर रीति का मतलब होता है अभावयुक्त जीवन, यानी गागर रीति की कवि के अभावयुक्त जीवन का प्रतीक है। उनका अभावग्रस्त जीवन सुख सुविधाओं से विहीन है, यानी उनमें सुख सुविधा है नहीं, और दुख तथा तकलीफ, कष्ट, निराशाओं से भरा हुआ है। पांचवा प्रश्न है, इस अवतरण में कवि के किस जीवन में किस पक्ष का उल्लेखन हुआ है? तो आप लिखेंगे, इस अवतरण में कवि के जीवन के अभावग्रस्त दुर्लभ पक्ष का उल्लेख हुआ है, यानी उनके कष्टों से भरा जीवन का उल्लेख हुआ है। कवि अपने जीवन की कथा क्यों नहीं सुनना चाहते, यानी क्यों नहीं सुनाना चाहते? तो वो इसलिए नहीं सुनाना चाहते क्योंकि उनके जीवन में कुछ अच्छा खास हुआ ही नहीं। कवि का जीवन नीरस, निराशाओं से भरा हुआ है। वह अपने जीवन की कथा किसी को इसलिए नहीं सुनाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनकी दुर्बल कथा को सुनकर उन पर व्यंग करेंगे, उन पर हंसेंगे और उनका उपहास उड़ाएंगे, यानी मजाक उड़ाएंगे। यानी अगर आप किसी को अपना दुख बताते हैं, तो वो आपके सामने तो आपको सिंपैथी देता है, बट आगे जाके तो मजाक उड़ाता है, तो उन्हें डर लगता है इस बात से। अनंत नीलिमा से क्या अभिप्राय है? यानी अनंत नीलिमा क्या होता है? तो अनंत नीलिमा एक लाक्षणिक शब्द है जिसके अंदर व्यापकता विद्यमान है। ऐसे शब्द का मीनिंग पूछ सकते हैं, तो आपको इस टाइप से ही आंसर देना है। अनंत लिमिता से अभिप्राय जीवन के अनंत विस्तार से है। मानव जीवन में सुखद एवं दुखद अनुभूति की हो रही है, अनंत लिमिका कहा गया है इसे हमें। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, तुम सुनकर सुख पाओगे में निहित व्यंग पास्ट, यानी इसके ये तुम सुनकर सुख पाओगे, इसमें ना एक व्यंग छुपा हुआ है। क्या व्यंग छुपा है वो आपको बताना है। तो तुम सुनकर सुख पाओगे में कटु व्यंग निहित है। इस व्यंग के माध्यम से कवि कहना या जानना चाहते हैं कि उसे आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह करने वाले लोग उनके अभावग्रस्त निराशा से युक्त जीवन को, पीड़ा एवं व्यथा को सुनकर सुख प्राप्त करेंगे। यानी अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा और मेरी जो जीवन है उसमें तो दुख और पीड़ा है, तो क्या उन्हें ये सब सुनने के बाद क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो किसी की व्यथा को सुनकर सहृदय को दुख की अनुभूति होती है, लेकिन क्या उनको दुख होगा? यानी किसी का दुख को सुनकर हमें दुख होता है क्या? पर जो पढ़ेंगे मेरी व्यथा को, तो क्या उन्हें दुख होगा? वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर है दूसरा आपका पैसेज, उस दूसरे पैसेज से रिलेटेड दूसरे को हम क्वेश्चन करते हैं।
मेरा रस ले लो अपनी भरने वाले के माध्यम से कवि किस रस के लिए कह रहे हैं? तो वो कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कवि उनकी रस लेने के लिए कहा रहे हैं, जो मित्रगण उनकी आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे हैं, यानी जो उन्हें बोल रहे हैं कि आत्मकथा लिखिए। दूसरा है उज्ज्वल गाथा में निहित प्रतीकार्थ पर प्रकाश डालिए। तो उज्ज्वल गाथा शब्द प्रतीकात्मक है, वह कवि के मधुर अनंत स्मृतियों का प्रतीक है, वह कवि के हृदय का प्रेम है में छलकता है, ये क्षण उनके सुख की अनुभूति की व्यक्त करता है। जब हम यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन आपके इतने सिलेबस में नहीं थे इसलिए हमने हटा दिए। आत्मकथा किसे कहते हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो अपने जीवन वृत्त को सत्यता यानी सच बोलना और ईमानदारी से व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना ही आत्मकथा है। पारदर्शिता, सत्यता यानी निष्पक्ष होकर बोलना, तटस्थता, अनुभूति की गहनता इससे प्रमुख विशेषताएं हैं। हिंदी के 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखे। तो हरिवंश राय बच्चन और श्याम सुंदर दास 2 आत्मकथा लेखक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहते हैं? कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके जीवन में कुछ ऐसी उपलब्धि, उन्होंने कुछ ऐसा पाया नहीं है जिनका वर्णन वह अपनी आत्मकथा में लिख कर सकें। उन्हें लगता है कि आत्मकथा लिखने के लिए अभी समय सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, अभी उसका चित्त शांत है, सारी व्यथाएं मन में सोई हैं। वह आत्मकथा लिखकर अपनी व्यथा को जगाकर स्वयं को व्यथित एवं बेचैन नहीं करना चाहती, यानी उन्हें लगता है जितना भी मैंने मेरे साथ बुरा या अच्छा हुआ वो सब अभी शांत है, मैं भूल गया हूँ, बट अब मैं उन्हें वापस याद करके लिखूँ और फिर बेचैन हो जाऊँ कि मैंने इतना कष्ट सहा है, वो मैं नहीं चाहता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिला वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इससे क्या कहना चाहते हैं? तो कवि कहना चाहते हैं प्रेम से भरे मधुर मिलन के क्षण उसके स्वप्न में ही रहे, साकार ना हो सके। उनकी पत्नी या प्रेयसी उनके आलिंगन में आने वाली थी, अचानक वह मुस्कुराकर दूर चली गई, वह उसे गले से लगाकर आत्मसुख प्राप्त ना कर सका, उनका दाम्पत्य जीवन अधूरा रह गया। दूसरा है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इसका अर्थ है कवि की पत्नी तथा प्रेयसी के रूप सौंदर्य मनमोहक था, वह अत्यंत सुंदर थी, उनके कपोल उषकालीन लालिमा के समान कोमल एवं लाल थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो प्रातकालीन बोयला भी अपने सुहाग की ललिमा एवं मधुरिन उसी से लेती हो। फिर 5वां प्रश्न है, कवि के सपने का टूट जाना जीवन के किस यथार्थ की ओर संकेत करता है? या फिर हम कह सकते हैं स्वप्न भंग होना जीवन के कौन से कटु सत्य को चरितार्थ करता है? तो जीवन में हमारी बहुत इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, परंतु सभी का पूरा होना संभव नहीं। कवि के सपने टूट जाना भी जीवन के इसी यथार्थ को संकेत करता है। नेक्स्ट है 8, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस कथन से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि इस कथन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपनी पत्नी ये प्रेयसी के साथ बिताए मधुर मिलन के पल व्यक्तिगत होते हैं, उन्हें किसी के समक्ष व्यक्त नहीं किया जा सकता। दुखों के जाल के बीच में सुखों के कुछ पल मेरे जीवन के आधार है, मैं आत्मकथा लिखकर अपने सुखद क्षणों को सार्वजनिक नहीं कर सकता। यानी जब से उनकी पत्नी आई उनकी लाइफ में तभी से उनकी सुख अच्छा हुआ और वो अपनी प्राइवेट लाइफ या पर्सनल लाइफ सबके सामने नहीं बताना चाहती। 9वां और आखिरी प्रश्न है, आत्मकथ्य में कवि आत्मकथा ना लिखने के लिए जिन तर्कों का सहारा ले रहे हैं उनमें से किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे 3 है, आप 2 लिख सकते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद का मानना है कि उनके जीवन में कोई ऐसी महान उपलब्धि नहीं हुई जिनकी सराहना की जाए, यानी वो जिसके बारे में बता सके। दूसरा, कवि अपने अभावग्रस्त जीवन तथा लोक से मिली प्रवचनाओं का उल्लेख का उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते, यानी जो भी उन्होंने उनके बुरे कर्म हुए या फिर उनके साथ बुरा हुआ, बेचैनी हुई, उसका वो मजाक नहीं बनाना चाहते। तीसरा, आत्मकथा लिखने से उनकी सुप्त पीड़ाएं पुनः जीवित हो उठेंगी और वह उसे कष्ट को भोगना नहीं चाहते, यानी जो उन्होंने कष्ट सहे हैं और अगर वो आत्मकथा में वो लिखेंगे तो फिर उन्हें वो याद आएगा और फिर उन्हें रोना आ जाएगा। इन्हीं सब तर्कों के आधार पर वह आत्मकथा लिखने से बचते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।